चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? रिलेशन ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन हो गया था कंप्लीट। आज हम लोग को क्या देखना था? बाइनोमियल थ्योरम बताए थे पढ़ने के लिए। हाँ, तब क्या और क्या रिलेशन में क्या होता है? बाकी जो हम लोग पढ़ेंगे वो फंक्शन में पढ़ेंगे, बाकी उतना ही तक काम है। बाकी जब ग्रेजुएशन में पहुंचोगे तब रिलेशन पढ़ोगे, पार्शियल रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, एनडीएम, बस इतना ही तक है। क्या वो तो क्वेश्चंस कराएंगे तो करा देंगे ना, प्रॉपर्टीज अलग से क्वेश्चंस के दौरान होगा। ठीक, हाँ, कुछ नए बच्चे भी हैं ना, तब रिलेशन पढ़ाएंगे तो उनके पल्ले पड़ेगा नहीं। ऐसे भी संबंध ऐसा चीज है, बड़े बड़े ऋषि मुनि ने समझ पाए हैं, एक बेचारे नए नवेले बच्चे कहाँ समझ पाएंगे। ठीक, तो इसको जब क्वेश्चंस कराएंगे प्रैक्टिस के दौरान, उसको फिर तब तक इन लोगों को पढ़ा भी लेंगे। ठीक ना। चलिए, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम हिंदी में इसको क्या कहते हैं? द्विपद प्रमेय। तो 11-12 में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ना। बड़ा ही आसान सा टॉपिक होता है, छोटा टॉपिक है और आसान टॉपिक है। आसान मतलब क्या? थोड़ी बहुत अगर प्रैक्टिस है तो आप आसानी से इसके क्वेश्चंस लगा सकते हो। शायद एक आध क्वेश्चन ही कभी कभी प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तो 1-2 क्वेश्चन ही फंसेगा, अदरवाइज इसके क्वेश्चंस लग जाते हैं। मतलब जैसे कोई भी चैप्टर से आपको प्लानिंग के हिसाब से कहें तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो भरोसेमंद नहीं होते हैं। जैसे हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें, तो ये सब ऐसा चैप्टर है आपका कि कितना भी प्रैक्टिस कर लें उस पर भरोसा नहीं हो पाता। पढ़ना जरूरी है। जैसे अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि हम एग्जाम में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस लगा डालेंगे। इसलिए पढ़ा जाता है कि उसी पे डिपेंड आपका कौन करता है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस फिर लग जाते हैं। उसी पे डिपेंड करता है आपका एरिया बाउंडेड बाई कर्व, उसी पे डिपेंड करता है बहुत सारा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्योर इंडेफिनिट का जो क्वेश्चन हो सकता है आपका अटक जाए कभी कभी, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस लगने वाले होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आसानी से आप लगा सकते हैं, क्योंकि जहां से डिफरेंशियल इक्वेशन टफ होता है वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। आपको केवल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन 12th में भी है, आपका जेईई मेन तक के सिलेबस में या जेईई एडवांस तक के सिलेबस में कहो बस उतना ही तक है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में वहां तो एक पूरा एक टॉपिक ही अलग, इतनी मोटी बुक पढ़नी पड़ती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आप लोग के लिए वो आसान है। तो 4-5 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के आसानी से लग सकते हैं, लेकिन वो तभी लगेगा एटलीस्ट जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक तो कम से कम पढ़े रहें। जो प्योर इंडेफिनिट का सवाल होता है वो परेशान करता है। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हरि अनंत हरि कथा अनंत है। मतलब इसमें क्या है? पूरा जनरल, मतलब मैथ्स छोड़ करके वो जनरल नॉलेज भी हो जाता है। मतलब कहीं से कुछ भी यूज हो सकता है, उसमें किसी भी इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत पड़ सकती है। जैसे इसी बार एनडीए में जो 2024 वाला, इस वाला एग्जाम में ही जो छूटा है, वो पूछा है क्वेश्चन कि बड़ा अच्छा सवाल था, आसान ही था, लेकिन आदमी पढ़ने के दौरान कम से कम परेशान जरूर रहेगा। क्वेश्चन देखा होगा ना कि 6 मेल और फीमेल है, मतलब पति और पत्नी है, तो 6 इसके रिश्तेदार हैं, 6 उसके रिश्तेदार हैं, 3-3 को बुलाना है, इस तरह से बुलाना है कि 3 मेल भी हो, 3 फीमेल भी हो, यहां नहीं 3 हस्बैंड वाले भी हो और 3 वाइफ वाले भी हो। ठीक है, तो बड़ा मतलब समझने ऐसा नहीं, कैलकुलेशन बहुत कठिन नहीं था, लेकिन जब तक 2 बार 3 बार सवाल को हम पढ़ेंगे नहीं, पता चला मियां बीवी के झगड़े पहले सुलझाते रह जाओ। और एग्जाम में उतना प्रेशर होता, उतना दिमाग कहाँ काम करता है। लेकिन फिर वही 2-3 सवाल बड़े आसान भी पूछे गए थे। इस बार 3-4 सवाल जो भी पूछा उसको पिछले 10 साल से हम क्लास में करा रहे हैं, अभी तक तो नहीं पूछा था। इस बार 3 सवाल वो पूछा है, एक सम वाला पूछा था, एक डिजिट रिपीटेशन वाला क्वेश्चन पूछा था, तीनों क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन रहता है। तो वो सारी चीजें तो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज्यादा सवाल पूछता है। अब फिर क्या है? प्रोबेबिलिटी 8-9 सवाल पूछा था, 8-9 में 3-4 तो खैर थोड़ा सा टिपिकल था, मैक्सिमम मिनिमम लगा करके, लेकिन 2-3 आसान भी था। मतलब वो भरोसा नहीं कर सकते हैं कि सारे के सारे सवाल हम उसके लगा ही डालेंगे। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि इंजन, बाकी कठिन तो हर चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा जाता है,
पूछा जा सकता है। जैसे 2016 में एपीजीपी को लोग बड़ा आसान सा चैप्टर मानते हैं, अब 2016 वाला पेपर बदतमीजी कर दिया था, एपीजीपी के हर सवाल में मैक्सिमा मिनिमा लगा दिया था, जैसे इस बार प्रोबेबिलिटी के साथ किया था, हर सवाल में मैक्सिमा और मिनिमा लगा दिया था उसमें। तो जहां मैक्सिमा मिनिमा लग जाता तो वहां थोड़ा सा बुद्धि कठिन नहीं होता, लेकिन सोचना थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है आपका। तो कुछ चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम उस टाइप के चैप्टर्स में अगर आपको फार्मूला याद है, थोड़े बहुत अगर आपने प्रैक्टिस किया है, तो आसानी से आप उन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। जैसे इस बार भी पूछा था तो थोड़ा सा दिमाग लगा करना था, लेकिन कैलकुलेशन इजी ही था आपका। तो उसके पहले हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पढ़नी होती है, जैसे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का यूज होगा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ऐसे यूज तो सब जगह होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज जो होगा वो कहां होगा? बाइनोमियल में होगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन में और प्रोबेबिलिटी में होता है। ये 3 चैप्टर में ज्यादा यूज होता है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, जिसको हिंदी में पढ़ा होगा क्रम गुणित के नाम से। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरियल? व्हाट इज फैक्टोरियल? अच्छा, जैसे अगर हम कहें क्या कि 1 into 2 क्या होगा? 2 होगा, ठीक। फैक्टोरियल तो बाद में देखेंगे। 1 into 2 into 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 into 2 into 3 into 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। अब 1 into 2 into 3 से लेकर के 50 तक। अरे गया। हाँ बताओ क्या होगा? फैक्टोरियल तभी हम जानते ही नहीं है, अभी तो हमने फैक्टोरियल पढ़ा ही नहीं है। बोलो तो क्या होगा ये? तो सुबह से शाम हो जाएगी मल्टीप्लाई करते करते, और वो भी तब भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे हमें पता नहीं है ना। तो इसी के लिए मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए फैक्टोरियल आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कोई प्रॉब्लम होती है तभी तो उसका सॉल्यूशन खोजते हैं, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करके ना लिखना पड़े उसी के लिए क्या बनाया गया? फैक्टोरियल बनाया गया आपका। तो इसको हम क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 2, ये क्या होगा? फैक्टोरियल 3, ये क्या हो गया? फैक्टोरियल 4, ये क्या हो गया? फैक्टोरियल 5, ये क्या? फैक्टोरियल 6, ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 50। अब 1 से लेके 100 तक लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 100 लिखेंगे। 1 से 200 तक लिखा रहेगा तो क्या होगा? फैक्टोरियल 200 लिखा होगा हमारा, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं? फैक्टोरियल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। तो लिख लो इसको डेफिनेशन पहले फैक्टोरियल का। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स is called factorial n. It is denoted by फैक्टोरियल n, या फिर ये एक्सक्लेमेटरी वाला जो साइन होता है। चल भी रहा है कि बंद हो गया ये? ठीक है, अच्छा ये है। हाँ, फैक्टोरियल n, और मतलब ये सिंबल भी होता है और ये सिंबल भी होता है। पहले तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे, अब नए बुक में ये सिंबल है आपका। तो नेचुरल नंबर सब लोग जानते हैं, बता चुके थे नंबर सिस्टम में क्या 1 2 3 4 ये सब ना हमारा। तो 1 से किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल कहेगा, इसका मतलब क्या? 1 से लेकर के उतने तक को आपको क्या करना है? केवल मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब बहुत बड़ा नंबर का जब प्रोडक्ट लिखना हो तो हम उसको क्या लिख देते हैं? फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख दिया जाता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब कुछ डेफिनेशंस कुछ एक्सेप्शन। तो फैक्टोरियल 0 जो होता है वो 1 होता है।
फैक्टोरियल 0 जो होता है वो क्या 1, मतलब ये एक्सेप्शन है, ये क्या है अपवाद है, क्योंकि 0 जो है वो क्या नेचुरल नंबर तो है नहीं, 0 होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर तो नहीं है। हमने डेफिनेशन क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, लेकिन 0 का हम फैक्टोरियल कह रहे हैं। ठीक, तो ये अलग से याद रखना, फैक्टोरियल 0 कितना होता है 1 होता है, क्यों होता है कैसे होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा फैक्टोरियल इज डिफाइंड, फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर ओनली होल नंबर, ओनली होल नंबर, ओनली होल नंबर। ठीक, मतलब फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित जो परिभाषित होता है केवल पूर्ण संख्या के लिए होता, होल नंबर के लिए होता है। ठीक, मतलब 0 1 2 3 4, ठीक, 0 का हमने फैक्टोरियल देखा ही 1 हमारा, और 1 से लेकर के किसी का फैक्टोरियल कहे तो क्या कहे, 1 से लेकर उतने तक को ही आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम कहें कि फैक्टोरियल -1 क्या होता है, फैक्टोरियल 2/3 क्या होता है, फैक्टोरियल -5/7 क्या होता, तो ये इन सब का कोई मतलब नहीं है, ये सब के सब अनडिफाइंड माने जाते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल जब भी होगा वो केवल होल नंबर के लिए ही होगा, होल नंबर के अलावा, ठीक, नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव में ही फ्रैक्शन वगैरह हो तो उसका फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता, मतलब नेचुरल नंबर का होगा, नेचुरल नंबर के अलावा केवल और केवल किसका होगा 0 का होगा हमारा। क्लियर है, कोई दिक्कत? फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ऑफ n-1। ठीक, फैक्टोरियल को अगर सॉल्व करना तो ये प्रॉपर्टीज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी का उल्टा भी कह सकते हैं, n+1 इंटू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ऑफ n+1, फैक्टोरियल ऑफ n+1 हमारा, मतलब ये कम करना हो फैक्टोरियल का तो इसका यूज करेंगे, और बढ़ाना है तो इसका यूज करेंगे। जैसे अगर हमने कहा क्या फैक्टोरियल 8 है तो इसको 8 इंटू फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं, 8 को हमने बाहर लिया 7 अंदर हो जाएगा, 7 को भी आप बाहर लिख लो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 6 को भी बाहर लिख लो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, 5 को भी बाहर लिख लें क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, 4 को भी बाहर लिख लें क्या फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 3 को भी बाहर लिख लें 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 2 को भी बाहर लिख लें 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 1 को भी बाहर चाहे तो हम ले लें 3 2 1 फैक्टोरियल 0। अब बाहर नहीं ले सकते हैं, अब बाहर नहीं ले सकते हैं, दो रीजन उसके, या 0 को बाहर ले लेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर -1 हो जाएगा, 1 माइनस ही कर रहे हो ना, और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन है नहीं, पहली समस्या तो ये आ जाएगी। दूसरी समस्या, जहां 0 बाहर लिए बर्बाद करने के लिए काफी है, मल्टीप्लिकेशन है, 0 अगर आ गया तो आगे पीछे कुछ भी रहे टोटल वैल्यू को वो, तो जब 0 ही कर देगा, अगर वही हो जाता तो फैक्टोरियल पढ़ने की फिर जरूरत क्या थी, कोई भी फैक्टोरियल होता कहते वैल्यू क्या 0 है हमारा, ठीक ना, तो ये काम हम नहीं कर, ऐसे फैक्टोरियल 0 1 हम पढ़ते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 हो गया ना, तो फैक्टोरियल 8 मतलब 1 से 8 तक का प्रोडक्ट ही तो लिखते हैं हम लोग। इतनी बात आई समझ में, मतलब कुछ भी करना है ये है 100 है फैक्टोरियल, 100 बाहर निकाल लेंगे फैक्टोरियल 99 हो जाएगा, 78 है 78 बाहर निकाल लेंगे फैक्टोरियल 77 हो जाएगा हमारा। इसी तरह से अब यहाँ उल्टा भी होगा, अगर 99 इंटू फैक्टोरियल 98 है तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 99 हो जाएगा, 105 इंटू फैक्टोरियल 104 है तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 105 हो जाए। तो दोनों, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज है, एक ही प्रॉपर्टी है, बस इसको रिवर्स ऑर्डर में देख लो। अंदर फैक्टोरियल n+1 है, इसमें हमने क्या पढ़ा, अंदर वाले को बाहर निकालते हैं तो अंदर 1 माइनस होता है, यहां भी तो हमने वही काम किया है, n+1 को बाहर निकाला है क्या हो गया फैक्टोरियल n हो गया है हमारा। अच्छा चलो समझ गया ना, चल छाप फिर
हो गया। से तीसरी सम फैक्टोरियल सॉल्व कर लेते हैं, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। क्या फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 है हमारे, या फैक्टोरियल 5 है। तब हम 1 से 7 तक को लिखने थोड़ी जाएंगे। कभी तो तरीका है भाई कि 1 2 3 4 5 6 7 लिखें, फिर 1 2 3 4 5 लिखें हम, फिर सबको कैंसिल करें, है ना। और क्या कहते हैं भाई 6 इंटू 7 यानी कि क्या 45 हमारा। अच्छा सॉरी 42 ही तो लिखा था। अच्छा बोला 45 क्या, ओहो। अब लेकिन इतना करने की जरूरत है नहीं, बस हमें क्या है फैक्टोरियल सॉल्व करते समय बस इतना दिमाग में रखना है कि ज्यादा वाले को कम वाले में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ ऊपर क्या है फैक्टोरियल 7, नीचे क्या है फैक्टोरियल 5 है, तो 7 को बाहर निकालेंगे, 6 को बाहर निकालेंगे, फैक्टोरियल 5 आ जाएगा ना, फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 42 आ गया हमारा। ठीक है ना। तो ज्यादा वाले को बस खाली कम में कन्वर्ट करिए, ठीक, अपने आप फैक्टोरियल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसकी जल्दी बताओ तो फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 18 की वैल्यू क्या हो। अच्छा 20 है फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 18। कितना 100, अगर सबका ना क्या करेंगे 20 बाहर, 19 बाहर, फैक्टोरियल 18, 2 फैक्टोरियल 18 कैंसिल, ये 10 1 9, ठीक। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7, क्या करना, 10 बाहर निकालना होगा, 9 बाहर निकालना होगा, 8 बाहर निकालना होगा, फैक्टोरियल 7 आ जाएगा, कैंसिल कैंसिल, 10 इंटू 9 इंटू 8 कितना 720 हमारा। तो कर लोगे फैक्टोरियल सॉल्व ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। जैसे ये कई बार क्वेश्चंस आपके एनडीए में पूछा है कि 1 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 3 से लेके n इंटू फैक्टोरियल n तक की वैल्यू क्या है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1, सेकेंड ऑप्शन है फैक्टोरियल n माइनस 1, थर्ड ऑप्शन है फैक्टोरियल n प्लस 1 प्लस 1, और फोर्थ ऑप्शन है फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1। क्या करो, ऐसे पहले तो सीरीज वाले सवाल है तो जो सबसे आसान तरीका होता है, सीरीज का कोई भी सवाल है ये n के लिए दिया हुआ है तो n की कोई भी वैल्यू रखें ये सही होना चाहिए, n की कोई भी वैल्यू रखें ये सही होना चाहिए ना हमारा। तो मान लो क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 2 पुट कर लिया, ठीक, तो n 2 पुट करेंगे मतलब क्या होगा 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2, बस 2 ही तक तो रखना हमें। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 5 आ जाएगा, आएगा। अब ऑप्शन में n इज इक्वल टू 2 रख के देख लें, जिसके साथ 5 मैच कर गया वही आंसर सही। तो यहां 1 रखोगे तो 2 रखोगे 3 आएगा, फैक्टोरियल 3 कितना 6, 5 चाहिए, गलत है। यहां 2 रखेंगे 1 आएगा, फैक्टोरियल 1 1 ही, गलत है। यहां 2 रखेंगे 2 1 3, फैक्टोरियल 3 6, 6 प्लस 1, गलत है। तो चौथा तो ऐसे सही हो ही गया ना हमारा, ठीक। बाकी रख के भी देख लें, 2 प्लस 1 कितना 3, फैक्टोरियल 3 6, 6 माइनस 1 5 आ गया हमारा। ये n वाले टर्म्स में
अगर n टर्म्स का सीरीज, चाहे सीक्वेंशन सीरीज का रहे, चाहे बाइनोमियल सीरीज का रहे, चाहे कहीं भी रहे, ठीक, n वाले का सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही होता है। लेकिन अब सवाल पूछने वाला भी तो धीरे धीरे बदमाश हो गया है। सवाल पूछने वाला भी जान गया, अब बच्चा अब इस टाइप का कोचिंग कर करके रट्टा मार लिया है, गुरुजी सब बता दे रहे हैं। तो अब आजकल बदमाशी क्या कर रहा है, इस तरह से नहीं पूछता है, अब पूछता है कि 1 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 10 की वैल्यू पूछ लिया। अब तो ऑप्शन काम ना करेगा, अब तो हीट एंड ट्रायल मेथड हम लगा नहीं सकते हैं। अभी भी लगा लेंगे, अब तो ना लगेगा ना। अब इसके लिए हमें प्रॉपर प्रोसेस आना चाहिए, अब इसके लिए हमें प्रॉपर प्रोसेस आना चाहिए। मतलब इसी का ऑप्शन दे दिया, क्या फर्स्ट ऑप्शन दे दिया फैक्टोरियल 11, सेकेंड ऑप्शन दे दिया फैक्टोरियल 11 प्लस 1, थर्ड ऑप्शन दे दिया फैक्टोरियल 11 माइनस 1। क्या हो रहा है जी, गया। और डी ऑप्शन क्या दे दिया, डी ऑप्शन क्या दे दिया हमारा, नन ऑफ दिस। क्या दे दिया, नन ऑफ दिस। अभी तो आंसर तो हम लोग इसका देख ही चुके हैं कि n था तो फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1 आया था, तो n की जगह यहां 10 है, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा 11। तो आंसर तो इसका C। लेकिन अगर पिछला वाला किए रहेंगे तब, लेकिन एग्जाम में तो नहीं दे देगा ना, वो दे देगा और इसका पूछ लेगा, तो इसको कैसे करेंगे। तो ये बताओ आप, 1 इंटू फैक्टोरियल 1 है, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 है, से लेके 10 इंटू फैक्टोरियल 10। हमें 11 चाहिए, क्या चाहिए 11 के फॉर्म में ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा। तो ये बताओ, इसको हम 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं। 1 को 2 माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं। 2 की बात करें तो 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3, इसी तरह से 11 माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। सबसे पहले 11 दिखे तो हमें, मतलब हर टर्म में क्या किया, बिना फैक्टोरियल वाले में 1 ऐड कर दिया है और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, अभी हमने पढ़ा था कि n प्लस 1 फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 होता है, यही होता है ना। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 1 करेंगे तो फैक्टोरियल 2 होगा, और 1 को फैक्टोरियल 1 से करेंगे फैक्टोरियल 1 ही आएगा। 3 को फैक्टोरियल 2 से करेंगे फैक्टोरियल 3, माइनस फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, माइनस फैक्टोरियल 3, अप टू फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल 10 आएगा, कोई दिक्कत। अब ये बताओ, यहां से फैक्टोरियल 2 प्लस में है, फैक्टोरियल 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 प्लस में फैक्टोरियल 3। अब सारे टर्म तो हमने लिखे हैं ना, अब डैश डैश मतलब क्या है, फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4 भी है, फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5 भी है, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 भी है। एक सीरीज बना रहा है ना ये हमारा, तो फर्स्ट टर्म ही बता देगा कि लास्ट में क्या बचेगा। जैसे फर्स्ट टर्म का कौन सा, सेकेंड पार्ट बच रहा है, तो लास्ट का जो बचेगा वो हमारा वो कौन, फर्स्ट पार्ट बचेगा, बाकी सब कैंसिल। क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए आगे कोई टर्म है ही नहीं, यहां पर ये बच गया था क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए इसके पहले कोई टर्म है ही नहीं। तो अगर फर्स्ट टर्म का सेकेंड पार्ट बचता है तो लास्ट टर्म का हमेशा फर्स्ट पार्ट बचेगा, और फर्स्ट टर्म का अगर फर्स्ट पार्ट बचता है तो लास्ट टर्म का हमेशा सेकेंड पार्ट। मतलब ज्यादा दिमाग ना लगाना, बस देखना कि इसमें कौन बच रहा है, इसमें जो बचेगा अंतिम में ठीक उसका उल्टा वाला बचेगा हमारा। समझ में आई बात। तो क्या हो गया, माइनस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 11, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही ना, तो आंसर क्या हो गया, फैक्टोरियल 11 माइनस 1 हमारा। कुछ आया समझ में। वैसे ही n वाला भी हो जाएगा, वैसे ही क्या n वाला, पहले इसको करो नोट करना कर लीजिए। क्या लिखा तो है क्वेश्चन, अभी यही तो क्वेश्चन था। हाँ सर बोलिए, बोलना कि हाँ क्या दिक्कत है।
हाँ ये जो यहाँ पर 2 माइनस 1 किया है, ये 2 फैक्टोरियल कैसे आया? लिखे तो ऊपर। इसको अप्लाई करके एक बार बता दीजिए। अरे n+1 तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 है तो ये फैक्टोरियल 3 नहीं लिखाएगा। 5 इंटू फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 5 नहीं लिखोगे, उल्टा तो है। 3 बाहर निकालेंगे तो अंदर फैक्टोरियल 2 बचेगा ना, 5 बाहर निकालेंगे अंदर फैक्टोरियल 4 बचेगा ना। बस वही प्रॉपर्टी है, उसको उल्टा यूज किए हैं, बाकी इसको अलग से लिखा भी दिए थे। और कोई डाउट किसी को? और कोई प्रॉब्लम है किसी को? आपत्ति हो तो दर्ज कराओ जल्दी से। क्या प्रॉब्लम बताइए। अब 1 से भी तुम मल्टीप्लाई करना है। फैक्टोरियल 1 को 1 से किया फैक्टोरियल 1, इसको इससे किया फैक्टोरियल 3, और 1 को फैक्टोरियल 2 से किया फैक्टोरियल 2। अलग ए प्लस बी इंटू सी है तो इसको ए इंटू सी बी इंटू सी ही तो लिखते हो। और बताओ, और किसी को डाउट्स हो तो पूछ लो। तो छापने के लिए तो इंतजार किस लिए कर रहे हैं? प्रॉब्लम है कुछ? क्या बता, मुझसे क्या पूछ रहा? मैं जिंदा हूं, मुझसे पूछना। जब उससे पूछना होगा, आपस में डिस्कशन करना होगा, तो पढ़ाई के अलावा दुनिया भर की सारी पंचायत करेगा। मेरी आदत यही है, बचपन से यही लिखा हूं तो यही लिखूंगा ना। पढ़ते समय 8-10 साल, पढ़ाते समय 25-26 साल, 36 साल से इसे ही लिख रहा हूं। हो गया? तेज इस तरह हाथ चलाइए। हो गया सर। तो वही एन वाले में भी करेंगे। क्या था? 1 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 3, अप टू n इंटू फैक्टोरियल n था, यही था ना। तो इसको हम क्या, मतलब सारे टर्म में 1 ऐड कर दिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब इसको हमने 2 माइनस 1 लिखा, 2 को हमने 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2, 3 को हमने 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3, और इसको n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1, ये क्या हो गया? फैक्टोरियल 3 माइनस कैसे लिखना है आप समझ में आ रहा है ना सबको? 4 माइनस 1 है तो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, एंड फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n हमारा होगा। तो क्या हो गया? फैक्टोरियल 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 कैंसिल, इसका लास्ट बच रहा है तो इसका क्या? फर्स्ट पार्ट बचेगा। तो माइनस ऑफ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1, यानी फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1, यही आंसर हमारा। ठीक, तो मेन क्वेश्चन ये है, मेन क्वेश्चन पूछा यही वाला है। इधर साल 2 साल से देख रहे हैं, सीरीज वाला जब पूछता है तो n टर्म्स का ना पूछ करके कुछ पार्टिकुलर टर्म का पूछ ले। इस बार भी n टर्म वाला ही पूछा था। जैसे इसमें बाइनोमियल थ्योरम में सर एपी का भी क्वेश्चन नहीं आ जाता कि बाइनोमियल थ्योरम के साथ एपी के सीरीज वगैरह मिलेगा? हाँ बिल्कुल आ जाता है, क्यों नहीं आ सकता? तो वो एक दो चैप्टर मिक्स करके। हाँ हाँ, सर्वाधिकार सुरक्षित है उसके पास। क्या बता? जब a डॉट b को c
से होगा, बी का भी 6। हाँ तो सर जब 3 - 1 का 2 से किया तो 3 to the 6 होना चाहिए। फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल 3 6 ही तो होता है। अच्छा ऐसे डायरेक्ट। हो गया सबका? अब देखो लिखिए क्वेश्चन। फाइंड रिमाइंडर when factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 up to factorial 100. Find remainder when factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 up to factorial 100 divided by 10 हाँ divided by 10. Find remainder when factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 up to factorial 100 divided by 10. मतलब इन सब के फैक्टोरियल को ऐड करके जो नंबर आएगा उसको अगर 10 से भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो बचेगा हमारे पास कितना, रिमाइंडर कितना आएगा। देखें किसकी किसकी बुद्धि काम करती है। बुद्धि है ना सबके पास? करण अर्जुन कहाँ है? अच्छा सामने बैठा है। 1 से 100 तक नहीं, 1 से 100 तक का फैक्टोरियल है। हाँ हाँ उतना ही करो, बस हमें आंसर बताओ ना। क्या? हमें क्या पता क्या बचेगा। नहीं बताएगा कोई? सरेंडर है सब? है कुछ उम्मीद कि बताऊं मैं? आप बताओ तब मैं बताऊंगा सही है गलत। बताओ, कोई बात नहीं, गलत ही होगा। 8 क्या था, क्वेश्चन था क्या? 4 24 6 30 नहीं, 8 नहीं होगा। 182 समथिंग का एक का रिमाइंडर होगा ना। 3 आएगा। चल देखें सबसे पहले कोई भी फैक्टोरियल है, ठीक, तो अपने से पहले वाले सारे फैक्टोरियल से वो डिविजिबल होता है। मतलब क्या? फैक्टोरियल n is always divisible by फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 से लेकर फैक्टोरियल n तक सबसे डिविजिबल होगा। सबसे फैक्टोरियल n से भी तो डिविजिबल होगा। क्यों भाई? क्योंकि फैक्टोरियल n जब लिख रहे हो तो n इंटू फैक्टोरियल n - 1 ही तो है, नहीं है? तो फैक्टोरियल n - 1 से डिविजिबल नहीं होगा। नहीं समझ पा रहे हो? अरे फैक्टोरियल 10 है मान लो, तो इसको हम 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं। कोई नंबर किसी से डिविजिबल है कि नहीं है कैसे पता करेंगे? रिमाइंडर 0 है, मतलब क्या? उसको डिवाइड करने पे एक होल नंबर मिले हमारा। तो इसको जब फैक्टोरियल 9 से डिवाइड करोगे तो ये कट के 10 ही तो आएगा। तो फैक्टोरियल 10 को फैक्टोरियल 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या 10 आ रहा है, ठीक। इसका मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल हुआ कि नहीं फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 9 से? अब क्लियर है? अब वो उसी तरह फैक्टोरियल 8 से नहीं डिविजिबल होगा।
10 भी बाहर निकालना है, 9 भी बाहर निकालना है, फैक्टोरियल 8 आ जाएगा, फैक्टोरियल 8 कट जाएगा हमारा, 90 आ जाएगा कोसेंट हमारा। समझ में आई बात कि ना आई? तो फैक्टोरियल n जो है फैक्टोरियल 1 से लेकर के फैक्टोरियल n तक, मतलब अपने के बराबर या अपने से छोटे वाले सभी फैक्टोरियल से वो डिविजिबल होगा। कोई डाउट किसी को? दूसरा क्या, इफ फैक्टोरियल n इज divisible by r, then factorial n plus 1 factorial n plus 2 factorial n plus 3 and so on also divisible by r। मतलब अगर कोई फैक्टोरियल r से डिविजिबल हो जाता है, मतलब कोई नेचुरल नंबर से, तो उसके बाद वाले सारे फैक्टोरियल भी उस नेचुरल नंबर से डिविजिबल होंगे ही होंगे। नहीं होगा? जैसे जैसे हमने कहा दिया, क्या मान लो फैक्टोरियल 5, ये क्या लिखते हो 1 2 3 4 5, है ना? तो फैक्टोरियल 5 1 से डिविजिबल है कि नहीं? 2 से डिविजिबल है कि नहीं? 3 से, 4 से, 5 से, 6 से? क्यों नहीं है? 3 into 2 6, तो 6 इसके फैक्टर में नहीं है। और तो फैक्टर आएगा तभी तो पता चलेगा डिविजिबल है, इसका मतलब वो उसके फैक्टर में है हमारा। 6 हमारा 2 और 3 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि 6 का एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 है, तो जितने फैक्टर होंगे सबसे डिविजिबल होगा ना वो। 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 9 से, 9 इसके फैक्टर में नहीं होगा, 10 से, 11 से, 12 से, समझ गए ना? कोई दिक्कत? तो अब जैसे हमने कह दिया क्या कि 4 3 जा 12, 12 से फैक्टोरियल 5 डिविजिबल है, 12 से फैक्टोरियल 5 डिविजिबल है, और फैक्टोरियल 6 खुद फैक्टोरियल 5 से डिविजिबल है। अभी हमने क्या, इसके पहला वाला क्या लिखा है, फैक्टोरियल n अगर क्या है ऑलवेज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, अपने के बराबर या अपने से छोटे वाले सबसे डिविजिबल है। ठीक, तो फैक्टोरियल 6 अपने से छोटे वाले, मतलब फैक्टोरियल 1 से भी कटेगा, फैक्टोरियल 2 से भी कटेगा, फैक्टोरियल 3 से भी कटेगा, फैक्टोरियल 4 से भी कटेगा, फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 से डिविजिबल है ना, और फैक्टोरियल 5 12 से डिविजिबल है, तो फैक्टोरियल 6 खुद 12 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? फैक्टोरियल 7 12 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? फैक्टोरियल 8, इसके बाद वाले जितने फैक्टोरियल होंगे वो सब फैक्टोरियल 5 से डिविजिबल होगा, और फैक्टोरियल 5 खुद 12 से डिविजिबल है, इसका मतलब 12 से इसके बाद वाले फैक्टोरियल भी 12 से डिविजिबल होगा ही होगा। आई बात समझ में? कंफ्यूजन? पक्का? मतलब कभी दो बातें, एक मैम पढ़ा रही थी, हिंदी की क्लास चल रही थी, ठीक, मैम ने अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, उसका मतलब बताया, उसका जो पढ़ा करके पूछा कि आप लोग को समझ में आ रहा है, सत्य और भ्रम में अंतर बताइए। तो बड़ा सटीक एग्जाम्पल बच्चे ने दिया, आप मैम पढ़ा रहे हो, ये सत्य बात है, लेकिन आपको लग रहा है कि हम लोग को समझ में आ रहा है, ये आपका भ्रम है। तो वही स्थिति तो नहीं है ना, क्योंकि बेसिक है, इसी पे सारी चीजें आपकी डिपेंड करेंगी। चलिए, तो अब यहां हमारा क्या सवाल था, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 से लेके फैक्टोरियल 100 तक, इसको हमने कहा कि 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो इतना हम तो सुबह से शाम हो जाएगी, हम कितना फैक्टोरियल 100 तक को ऐड करते रहेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे। बस इतना खोजना है कौन सा वाला सबसे पहला फैक्टोरियल 10 से डिविजिबल है। फैक्टोरियल 1 तो 10 से नहीं कटेगा, फैक्टोरियल 2 भी नहीं कटेगा, फैक्टोरियल 3 भी नहीं कटेगा, फैक्टोरियल 4 कट जाएगा। फैक्टोरियल 4 कितना नहीं, कहाँ कटेगा, 24 आएगा। फैक्टोरियल 5 से कटेगा,
तो ये वाला बेकार हो गया, क्योंकि अगर फैक्टोरियल 5 10 से कट रहा है, फैक्टोरियल 6 भी कटेगा, फैक्टोरियल 7 भी कटेगा, फैक्टोरियल 8 भी कटेगा। मतलब इसके बाद हम किसी पूरा डिवाइड करेंगे तो वो 10 से सब डिविजिबल होगा। तो बचा हुआ बस कहानी इतने की है ना, बस इसको 10 से डिवाइड कर लें। ये 24 6 30 32 33 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना, रिमाइंडर पूछ रहा हूं मैं, 3 आंसर हमारा हो गया, काम खत्म, कोई कैलकुलेशन नहीं। देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है, समझ में आई बात? तो करने की जरूरत क्या है, 1 सेकंड वाला सवाल है। जैसे आपने बता दिया ट्रिक, और जैसे अगर वैसे रहता तो फिर तो ऐसे को वही तो बुद्धि लगाना होता है। कर लोगे अब पक्का? करण अर्जुन क्या बेटा बता? हाँ बताइए। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ अभी बस कल के क्लास में उसको बताएंगे, उसको कहते हैं एक्सपोनेंट निकालना, ठीक? क्योंकि आज तो ना हो पाएगा, आज तो डिविजिबिलिटी वाले में कहानी खत्म हो जाएगी। एक्सपोनेंट जब करेंगे तुम खुद ही कर लोगे, अब पढ़ाने के बाद मैं ही पूछूंगा कि क्या होगा। 2 सेकंड का सवाल है, बस प्रोसेस आता। हाँ अरे मैं बहादुर आदमी हूँ, कट जाता है, तुम्हारे सब बोका हो क्या? हो गया? बेटा उसे जैसे ये बता, फाइंड रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 अप टू फैक्टोरियल 201। फाइंड रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 अप टू फैक्टोरियल 201 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाई 8। इन सब के सम को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर? दिल मत तोड़ो यार, इतना आसान, इतनी मेहनत समझाया, गलत आंसर बता रहा है। तब हम डिवीजन सिखाने के लिए यहाँ थोड़ी बैठे हैं। आप बताओ। 7 अरे मेरे लाल, ये तो 8 से कटेगा नहीं, फैक्टोरियल 3 कटेगा नहीं, फैक्टोरियल 5 तो कट जाएगा ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 8 इसके फैक्टर में आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब डिविजिबल होगा। अब फैक्टोरियल 5 अगर 8 से कट जा रहा तो इसके बाद वाले सबके कहानी तो बेकार हो गया, सब कट जाएगा। ये बस खाली बेवकूफ बनाने के लिए दिया रहता है कि बच्चा देख कर सामने जा रही, बाप रे इतना ऐड करना है क्या, यहां से यहां तक बोक्का बस बनाया है, बस इतनी कहानी खत्म। फैक्टोरियल 3 6 फैक्टोरियल 1, तो जो बचना होगा यही बचेगा ना। 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, 7 टोटल रिमाइंडर ही रह जाएगा हमारा। फिर समझ गए सब? अब की बार सब बता दोगे कितने लोग का सही था? 7 1 2 3 4 5। अब आगे बताओ। फाइंड रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 15 प्लस फैक्टोरियल 20 अप टू फैक्टोरियल
1000 when divided by 100. सर अब क्या था डिवाइडेड बाय 100 सर रिमाइंडर से वो 0 आएगा क्या हमें क्या पता, 0 आएगा, एग्जैक्ट डिविजिबल है। फैक्टोरियल 10 खुद ही 10 से 100 से कटेगा। फैक्टोरियल 10 जब करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और 5 इंटू 2 ये भी तो 10 है, तो 10 इंटू 10 100 इसके फैक्टर में आएगा ना, तो 100 से डिविजिबल है। ये कट गया, इसके बाद वाला तो फिर उससे कटना है, इसका मतलब टोटल ही फैक्टर 100 से डिविजिबल है, और टोटल 100 से डिविजिबल है, इट मीन्स रिमाइंडर कितना 0, हमारा आंसर 0। काम खत्म। समझ में आई बात? पक्का? अब क्या पूछता है फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट किसी चीज का, किसी नंबर का एक्सपोनेंट। जैसे आपने फैक्टोरियल 10 देखा तो ये क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो इसको हम क्या 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 को तो कुछ नहीं कर सकते, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 7 को कुछ नहीं कर सकते, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और तो फैक्टराइज इसमें नहीं हो सकता है, और कुछ हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 हमारा, ठीक। 3 पे पावर कितना 1 2 3 4, ठीक। 5 टू द पावर कितना 2, 7 टू द पावर 1, बस और तो कुछ मिलेगा नहीं हमारा, होगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 10 में 2 का एक्सपोनेंट जो कहलाएगा वो कितना 8 होगा, 3 का एक्सपोनेंट 4 होगा, 5 का एक्सपोनेंट 2 होगा, 7 का एक्सपोनेंट 1 होगा। अब यहां तो फैक्टोरियल 10 था, छोटा सा नंबर था, लिख भी लिया। अब कह दे यही फैक्टोरियल 100 में बताओ 5 का एक्सपोनेंट कितना होगा, तो पहले 1 से 100 तक लिखें, फिर सबको फैक्टराइज करें, तो पता चला 2.5 घंटा इसी करते रह जाएंगे। यही सवाल पूछा, कितना फैक्टोरियल 26 में शायद किसी ने पूछा था ना, ठीक। तो कल हम लोग सीखेंगे कि इसको फॉर्मूले से कैसे करते हैं। फॉर्मूले से ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा है? यस सर। पक्का? यस सर। -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। -2 π/3 का क्यों पाई? अरे तो हम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही तो पूछ रहे हैं। पाई 180 रखेंगे, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना, पाई का वैल्यू 180 थोड़ी होता है। तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर उसी के लिए तो लगाए हैं, तो इसकी वैल्यू कोई ना कोई इंटीजर ही आएगी। इस ब्रैकेट का काम ही क्या है, फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट कर देना। अभी 1 आएगा, और क्या पाई का वैल्यू कितना 3.14, 3 से डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। इसी की जरूरत पड़ेगी आपको, तो अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन पढ़ के आइएगा। बाकी हम तो यहाँ पढ़ाएंगे उसको कब, फंक्शन पढ़ाते समय, ठीक। कल थोड़ा सा इंट्रो बस खाली दे करके जितना इसमें जरूरत होगा उतना बताएंगे, ठीक है। चलिए कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर एक्सपोनेंट निकालना, फिर क्या पढ़ेंगे। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।